क्लास में हमने डिस्कस किया था रिक रिक्सन की डेवलपमेंटल स्टेजेस। आप लोगों ने उसको स्टडी किया क्या? समझ आई आप लोगों को? पढ़ के देखी उन्हें? पढ़ा था आप लोगों ने उसे? किसी ने नहीं लगता पढ़ा, जो वाद ने आ रही है ना इसी तरह ही है। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? बोले तो सही, स्क्रीन शो हो रही है? जी सर हो रही है। चलो शुक्र है, इस पे तो बात आई। हमने कितनी स्टेजेस कर ली थी? सर 5 की थी। 5 6 हमने करनी है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। Intimacy versus isolation is the sixth stage of Erikson theory of psychosocial development। यानी कि जैसे कि हमने पहले एक बात की थी कि ये माशरे को, आप कह रहे हैं, नफ्सियाती और समाजी जो एक बंदे की शख्सियत परवान चढ़ती है, उसमें ये 6 स्टेज है। और 6 स्टेज को उसने नाम दिया इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। This stage takes place during young adulthood between the age of approximately 18 year to 14 year। अब ये किस एज में शुरू होती है और किस एज में ख़त्म होती है? 18 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक ये स्टेज जो है ये चलती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द मेजर कॉन्फ्लिक्ट सेंटर ऑन फॉर्मिंग इंटीमेट लविंग रिलेशनशिप विद अदर पीपल। अब इस स्टेज के अंदर क्या है, एक कन्फ्लिक्ट होता है जिसका सेंटर क्या होता है कि जी हम आप दूसरों के साथ ताल्लुकात बनाना शुरू करते हैं, लविंग रिलेशनशिप बनाना शुरू करते हैं, या दूसरे हमसे प्यार मोहब्बत से पेश आए, ये सारी चीज़ें हम करने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप 18 साल की उम्र को देखें तो 18 साल की अगर हम उम्र का जायजा लें तो आप कौन सी क्लास में होंगे? 16 यानी कि यूनिवर्सिटी का स्टार्ट, ठीक है, 3rd ईयर आप कह सकते हो। तो उसमें डेफिनेटली आप जब बाहर निकलते हो उससे पहले बहुत से आप लोगों के ऊपर समाजी तौर पर पाबंदियाँ होती है। माँ बाप में से कोई भी बंदा स्कूल छोड़ के जाता है, स्कूल से लेने आता है। और इसके अलावा आप फीमेल जो हैं वो फीमेल क्लासेस में होती हैं, बॉयज़ जो हैं वो बॉयज़ क्लासेस में होते हैं, सेपरेट स्कूल होते हैं, सेपरेट क्लासेस होती हैं। लेकिन जैसे ही वो यूनिवर्सिटी में आते हैं तो अब लड़का हो या लड़की, उसको खुद से मूव करना पड़ता है, और ऑपोजिट सेक्स ऑलवेज अट्रैक्ट। तो उस सूरत हाल में जब वो अट्रैक्शन भी हो रही है तो बंदा जो है वो कुछ गलतियां तो ताहियां भी करना शुरू हो जाता है, इंटीमेट लविंग रिलेशनशिप की तरफ जाना शुरू हो जाता है। बहुत से यानी कि ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं कि जी जो एक बंदा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है घर में, कभी किसी को या कोई अगर कज़न आ जाए या दूसरे लोग आ जाएँ, तो वो इतना ज़्यादा बोलता नहीं होता। लेकिन जैसे ही यूनिवर्सिटी जाता है तो वो ना सिर्फ़ वहाँ यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स के साथ बोलना शुरू हो जाता है, बल्कि घर में भी आके बहुत ज़्यादा बोलना शुरू हो जाता है। जिससे ये पता चलता है कि डेफ़िनेटली ये वाली स्टेज जो है वो सोशल रिलेशनशिप में बहुत क्रिटिकल रोल अदा कर रही है। ड्यूरिंग दिस स्टेज वी बिगिन टू शेयर आवरसेल्फ मोर इंटीमेटली विद अदर। हम दूसरों के साथ अपनी ज़िंदगी को बहुत मोहब्बत के साथ जो है वो शेयर करना शुरू कर देते हैं। वी एक्सप्लोर रिलेशनशिप लीडिंग टूवर्ड्स लॉन्गर टर्म कमिटमेंट विद समवन अदर देन अ फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर्स के अलावा बहुत से आपके दोस्त होते हैं, जैसे कि आपको पता है ये ड्यूरेशन जो होता है ये 4 साल का होता है यूनिवर्सिटी का जो होता है। तो एक लंबा ड्यूरेशन है, आप लंबी लंबी कमिटमेंट कर लेते हैं कि 4 के 4 साल हम इकट्ठे रहेंगे, हम दोस्त रहेंगे, हम इस तरह बैठेंगे, हम इस तरह खाएंगे, हम इस तरह पियेंगे। जैसे कि अभी आप लोग एक दूसरे से अलग नहीं हुए, लेकिन कोविड की वजह से अब आपको कुछ दिन जो आप पहले ये चीज़ें करते थे कि जी छुट्टियां हो, छुट्टी हो जाए, क्या हर रोज पढ़ाई पढ़ाई। अब आप लोगों को जब एक दूसरे से दूर होना पड़ा है तो बहुत से लोगों को डिप्रेशन भी हो गया होगा, बहुत से लोग घर में बहुत अजीब बोरियत फील कर रहे होंगे। तो क्या वो दोस्ती नहीं है, एक लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप और जो कमिटमेंट्स आपने
फैमिली के अलावा अदर पीपल्स के साथ की होती हैं, वो सारी की सारी इसमें डिस्टर्ब हो रही हैं। वो एक मोबाइल तक, अगर मोबाइल भी आप यूज़ करके कर सकते हो, तो फैमिली कहीं न कहीं के हर वक़्त मोबाइल पे लगे रहते हैं, हर वक़्त मोबाइल पे ये होता है, हर वक़्त मोबाइल पे वो होता है, तो वो उसमें भी बंदा थोड़ा-सा फेड अप होना शुरू हो जाता है। अब वो कह रहा है अगर इस स्टेज की जो कंप्लीशन है वो सक्सेसफुली हो जाए, तो उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि आपका एक खुशगवार जो रिलेशनशिप वो डेवलप हो जाते हैं। रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव ही हो, या गर्ल्स के साथ तो हो, बॉयज़ के साथ हो। बॉयज़ के गर्ल्स के साथ भी हैं, गर्ल्स के बॉयज़ के साथ भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। अब अगर तो सक्सेसफुली ये स्टेज जो है वो कंप्लीट हो गई है, तो पॉजिटिव एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा। जैसे मुझे स्टिल अभी तक, मैं अगर अपने आपका व्यू करूँ तो बहुत से ऐसी फीमेल्स हैं जो मेरी क्लास फेलो थी, और अभी तक मेरी उनके साथ कम्युनिकेशन है, इवन तो वो मैरिड हैं और मैं भी मैरिड हूँ। ये मैटर नहीं कर रहा, मैटर ये है कि जी अगर तो आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है और उन रिलेशनशिप की बुनियाद जो है वो एक पॉजिटिव चीज़ के ऊपर है, तो वो कभी एंड नहीं होगा। सेम इसी तरह मुझे अभी भी एक, यानी कि ना, मैं एक बात सोचता होता हूँ, आपके भी जब आप इस पीरियड से गुजर जाओगे तो आपके दिल में भी ये बात आएगी कि मेरी एक क्लास फेलो होती थी, वो अक्सर कहती होती थी कि जी मेरी जिससे भी शादी होगी ना, मैं उन्हें कहूँगी कि ये क्लास में जो 4 लड़के हैं ना, ये समझ लो हमारे मेरे भाइयों से भी बढ़ के हैं मेरे लिए, तो मैं इनको बुलाना नहीं छोड़ सकती, तुम्हें छोड़ सकते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट थी वैसे ही, कि एक पॉजिटिव जो रिलेशनशिप होता है ना, उसकी बुनियाद इन स्टेटमेंट पे होती है, कमिटमेंट पे होती है। जब ये स्टेट फुलफिल हो जाए, जैसे कि अब हम पास आउट हो गए, अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो गए, तो टिल येट हम एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में हैं, हमारे जो ताल्लुकात है वो अच्छे हैं, और सेंस ऑफ कमिटमेंट नज़र आई, सेफ्टी नज़र आई, तहफ़्फ़ुज़ था ना सिर्फ अपनी ज़ात का बल्कि दूसरों की ज़ात का भी, एंड केयर विद इन विद इन अ रिलेशनशिप। अगर किसी भी मेल या फीमेल को कोई भी मसला होता है, आज भी अगर वो कॉल करेंगे तो हम फौरी इमीडिएटली उस पे रिस्पॉन्ड करेंगे, हम जाएँगे उनकी हेल्प के लिए, क्योंकि हमारा एक लंबे अरसे तक एक दूसरे के साथ रिलेशन रहा है, हम एक दूसरे की केयर कर रहे हैं। आवाज़ आ रही है? आवाज़ समझ भी आ रही है? अब वो कह रहा है अवॉइडिंग इंटीमेसी, fearing commitment and relationship can lead to isolation। अगर आपकी कमिटमेंट में डर खौफ होगा, आपके ताल्लुक में डर खौफ होगा, तो वो क्या है, आपको तन्हाई पसंद बना देगा। आप तन्हा रहना पसंद करना शुरू हो जाओगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि आपकी किसी के साथ है ही नहीं दुआ सलाह। सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू द virtue ऑफ लव। अगर तो आप इस स्टेज के अंदर कामयाब हो जाते हो, तो आपको ये जो एक नेकी मिलेगी वो मोहब्बत होगी, और मोहब्बत का कोई नेम बदल नहीं होता। ठीक है, और आप इसको ज़रा सुनें। सर इनकी आवाज नहीं आ रही। इनकी आवाज़ नहीं आ रही? नो सर नहीं आ रही। अब भाई, अब भाई के नो नहीं? सर, नो सर नहीं आ रही। अब भाई, जी सर अब आ रही है थोड़ी देर।
चलें इनको फिर छोड़ें, अगर आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि हैंड फ्री लगाई है ना, तो वो आवाज़ हैंड फ्री के अंदर आ रही है और लैपटॉप का अपना माइक यूज़ हो रहा है। चले जी हम आगे चलते हैं, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। Generativity, generativity versus stagnation is the seventh of the eight stages of the रिक्शन। जो रिक रिक्सन ने 8 स्टेजेस दी थी उनमें सेवंथ जो स्टेज है वो जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन है। दिस स्टेज टेक प्लेस ड्यूरिंग मिडल अडल्टहुड, यानी कि 40 से लेके 65 ईयर तक ये वाली स्टेज चलती है। We give back to society through raising our children। हम अपने माशरे को वो चीज़ें वापस कर सकते हैं अपने बच्चों की नशोनुमा करके, बच्चों की परवरिश करके। बीइंग प्रोडक्टिव एट वर्क, काम जो हम कर रहे हैं उसमें प्रोडक्टिविटी को शो करवा के, एंड बिकमिंग इन्वॉल्व इन कम्युनिटी एक्टिविटी, और जो हमारे माशरे में काम काज हो रहे हैं उनमें शमूलियत इख्तियार करके और उनमें ग्रुप बंदी करके, या जो जिस तरीके से वो अच्छे तरीके से हो सकते हैं वो काम करके थ्रू जनरेटिविटी, यानी कि एक चीज़ें जनरेट करना। ठीक है, अगर कोई अच्छी आपने इतना आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस है, एक जैसे कि एक प्रोफेसर बंदा बन गया, वो अपने बच्चों को एक अच्छी तरबियत देगा, वो कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए काम करेगा, वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन और एन में अहम किरदार अदा करेगा। थ्रू जनरेटिविटी वी डेवलप अ सेंस ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ द बिगर पिक्चर। हम एक माशरे का एक हिस्सा अपने आप को तस्वुर करते हैं। अगर माशरे में कोई तकलीफ है तो हमें वो तकलीफ होगी, अगर हमें हमारी वजह से माशरे की कोई फलाह बहबूद के लिए काम हो सकता है तो हम उसका हिस्सा बनते हैं, हम अपना रोल अदा करते हैं। अगर तो सक्सेस हो जाते, सक्सेस लीड टू फीलिंग ऑफ यूजफुलनेस एंड अकम्पलिशमेंट। अगर तो आप कामयाब हो जाएंगे, आप बहुत पुरस्कून होंगे, आप अपने आप को फ़ायदा मंद समझेंगे, आप कहेंगे चलो मेरी वजह से अगर ये काम हो गया है तो ये बहुत बेहतर हो गया। आपकी ईगो जो है, आपका ज़मीर जो है वो मुतमिन हो जाएगा। While failure result in shallow involvement in the world, अगर तो नाकामी हो गई तो आप ये दुनिया के जो यानी कि मुसीबतें मसाइल या इधर उधर के उतार चढ़ाव है इसमें घूमते ही रहोगे, कोई इसका हल नहीं निकाल सकोगे। बाय फेलिंग टू फाइंड आउट अ वे टू कंट्रीब्यूट, आप अगर नाकाम हो गए हैं कि आप किस तरीके से माशरे में अपनी खिदमात को सर अंजाम दे सकते हैं, वी बिकेम स्टेगनेंट एंड फील अनप्रोडक्टिव। हम अपने आप को स्टेगनेंट फील करेंगे और अपने आप को फेलियर फील करेंगे और अपने आप को किसी न काम का फील करेंगे। These individuals may feel disconnected or uninvolved with their community and with society as a whole। इस तरह के जो लोग होते हैं ना वो किसी घर में बैठ जाते हैं, वो किसी के साथ कोई भी काम में बातचीत नहीं करते, किसी टॉपिक पे बात हो रही हो वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। कोई काम करने वाला हो, पूरे मोहल्ले वाले उसमें काम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो बंदा नहीं करेगा, वो अपने आप को कम्युनिटी से अलग कर लेगा, उस माशरे से अलग कर लेगा। सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू द virtue ऑफ केयर। अगर तो आप इस स्टेज के अंदर कामयाब हो जाते हो तो आपको एक जो virtue मिलेगा वो केयर का होगा, एहतियात का होगा, कि आपने दूसरों की सलाह के लिए काम किया, आपकी अपनी जो केयर होगी, आप दूसरों की केयर करते हो, ये चीज़ आपको तस्कीन देगी, ये चीज़ आपको फर्दर नेक्स्ट स्टेज की तरफ लेके जाएगी। ईगो वर्सेस डिस्पेयर, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर is the eighth and the final stage of Erik Erikson stages theory of psychosocial development। अगर हम एरिक एरिक्सन की नफ्सियाती समाजी मराहिल की थ्योरी को पढ़ें तो उसमें 8वीं स्टेज है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। दिस स्टेज बिगिंस एट अप्रोक्सीमेटली एज 65। तकरीबन ये जो स्टेज है इसका आगाज जो होता है 65 साल की उम्र से होता है और मौत तक जारी रहती है ये स्टेज।
It is during this time that we contemplate our accomplishment and can develop integrity. If we see ourselves as a leading a successful life, इसमें स्टेज के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी कारनामे हम सारे अंजाम दे चुके हैं उन सबको जहन में सोचते हैं, अहाता करते हैं और अपनी इंटीग्रिटी अपनी इज्जत के बारे में सोचते हैं। अगर तो हमने कुछ अच्छा किया होगा, इफ़ वी सी आवर सेल्फ एज अ लीडिंग सक्सेसफुल, कि हमने जो ज़िंदगी गुजारी है वो कामयाब ज़िंदगी गुजार ली है, तो हमें उससे क्या होगा, ईगो इंटीग्रिटी मिलेगी। अगर हम ये सोचें कि हमने जो ज़िंदगी गुजारी है उसमें नाकामियाँ हैं, उसमें गलत काम है, उसमें किसी का भला नहीं है, उसमें हर गलत काम किया गया है, तो हम डिस्पेयर हो मायूस हो जाएंगे कि ये हमने क्या किया, क्या इस दुनिया को समझा था, किस तरह इसको गुजार दिया, अब हम आगे जाके क्या जवाब देंगे। इंडिविजुअल हु रिफ्लेक्ट ऑन देयर लाइफ, हर बंदा जो होता है ना, हर फर्द अपनी जिंदगी को जहन में दोहराता है एंड रिग्रेट, और उस पर पसमानदा हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है, नॉट अचीविंग देयर गोल, कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये मुकासद हासिल नहीं कर सका, विल एक्सपीरियंस फीलिंग्स ऑफ बिटरनेस एंड डिसपेयर, जिसकी वजह से हमें एहसास कमतरी और एहसास मायूसी का सामना करना पड़ता है। आपने मोस्टली देखा होगा बूढ़े लोग 65 की एज में जाके एक ही काम होता है, तस्वीर और जानमाज, कि वो अपनी जो ज़िंदगी गुजार चुके होते हैं उन पे तौबा कर रहे होते हैं, जो गलत काम किए होते हैं उन पे तौबा कर रहे होते हैं, क्योंकि वो समझ रहे होते हैं कि अब इनके जाने का वक्त आ गया है, उन्होंने ज़िंदगी अच्छे तरीके से नहीं गुजारी, और जिन्होंने अच्छे तरीके से गुजारी होती है वो खुशी खुशी उनकी ज़िंदगी भी लंबी हो जाती है, और जो मायूसी में और मायूस हो, जिन्हें लगता है वो ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजारी, वो सिर्फ तस्वीर जान मात में बैठे रहते हैं और उसके साथ साथ अल्लाह से अपनी गुनाहों की तौबा करते रहते हैं, और इसी टेंशन परेशानियों में वो जल्दी इस दुनिया से चले भी जाते हैं। एरिक्सन डिस्क्राइब ईगो इंटीग्रिटी एज द एक्सेप्टेंस ऑफ वन, कि अपने आप को कबूल करना कि जो मैंने किया ठीक किया इस दुनिया में रहते हुए, and only life cycle as something that had to be, and later as a sense of coherence and wholeness, और जो भी यानी कि हमने जिस तरह की भी ज़िंदगी गुजारी है उसका मजमूआ हमने देखना है, जो तो जिसको देखने के बाद हम अपनी ज़ात को एक्सेप्ट करें कि जैसे भी ज़िंदगी गुजारी है हमने बहुत अच्छी गुजारी है। एज वी ग्रो अल्डर 65 ईयर, जैसे ही हम 65 साल की उम्र से ऊपर जाते हैं एंड बिकम सीनियर सिटीजन, हम एक जो ऐसे यानी कि वो कहते हैं कि बुजुर्ग शहरी बन जाते हैं, वे टेंड टू स्लो डाउन आवर प्रोडक्टिविटी, कि जो चीज़ें हम जो काम करते हैं या कोई भी चीज़ हम करते हैं वो हमारी प्रोडक्टिविटी जो है, काम करने की सलाहियत जो होती है वो कम हो जाती है, एंड एक्सप्लोर लाइफ एज आ रिटायर्ड पर्सन, और हम ये एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं कि एक रिटायर्ड पर्सन की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, और वैसी ज़िंदगी हम गुजारना शुरू कर देते हैं। मोस्टली घर में बच्चों को खिलाना शुरू कर देते हैं, नमाज, तस्बीह और खा लिया, पी लिया, लेट के, यहाँ तक हमारी ज़िंदगी महदूद होके रह जाती है। एरिक्सन का ये मानना था, इफ वी सी आवर लाइफ एज अनप्रोडक्टिव, फील गिल्टी अबाउट आवर पास्ट, और फील दैट वी डिड नॉट अकम्प्लिश आवर लाइफ गोल, वी बिकम डिससेटिस्फाइड विद लाइफ। अब एरिक्सन का ये मानना था, अगर हम अपनी ज़ात को नामुकम्मल देखें और उस पर जो है तो अपने आप को कमतर फील कराएं, और अपने माली की बुनियाद पे हम अपने आप को बुरा कहें और ये कहें कि हम अपनी ज़िंदगी में कोई गोल अचीव नहीं कर सकते, तो हम अपनी ज़िंदगी से मुतमिन नहीं होंगे, और हमारे अंदर एक जो सेंस होगी वो डिवेल्प हो जाएगी कि मायूसी की, और ओपन लीडिंग, और ये जो मायूसी है हमें डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगी, होपलेसनेस की तरफ लेके जाएगी, नाउमीदी की तरफ लेके जाएगी। अगर तो हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो हमें जो विर्चू मिलेगा
वो है विजडम, आज़ादी। विजडम जो है तो ये अक्लमंदी, सॉरी। विजडम इनेबल अ पर्सन टू लुक बैक, जो अपनी जिंदगी में वापस मुड़ के देखें विद द सेंस ऑफ क्लोजर एंड कंप्लीटनेस, करीब होके और मुकम्मल होके, एंड आल्सो एक्सेप्ट डेथ विदाउट फियर, और बगैर किसी खौफ व खतर अपनी मौत को कबूल करें। Wise people are not characterized by a continuous state of ego integrity, but they experience both integrity and despair. अब वो अक्लमंद जो लोग होते हैं उनकी ये करेक्टरिस्टिक नहीं है कि वो ईगो इंटीग्रिटी की हालत में ही रहते हैं, बल्कि वो जो है दोनों का एक्सपीरियंस करते हैं, ईगो इंटीग्रिटी का भी और डिस्पेयर का भी। Thus, later life is characterized by both integrity and despair. जो आखिरी जिंदगी के अयाम होते हैं उनमें ये दोनों ही खूबियाँ पाई जाती हैं, इंटीग्रिटी और एज अल्टरिंग स्टेट दैट नीड टू बी बैलेंस, और इसमें दोनों में तवाज़न होना चाहिए। अक्लमंद वही बंदा होता है जिसमें जो कि हालत तवाज़न में हो, ये नहीं कि वो अपने आप को समझे कि मैंने बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार दी, अब खैर मैं उनसे कुछ बुरा नहीं हूँ, ये गलत बात। समझ आई आप लोगों को? बोला करें। जी सर आइए। अब जो एरिक्सन ने बताया ना अपनी स्टेजिंग में, ये बहुत रियलिस्टिक उसने पर्सपेक्टिव जो था वो एक्सप्लेन किया कि वाकई ही ऐसा ऐसा ही होता है। अब एरिक्सन के इस आइडिया की बेस पे साइकोलॉजिस्टों ने ये कंसेप्चुलाइज किया वो लेटर पीरियड जो होता है एक बंदे की ज़िंदगी का, उसको दोबारा से, क्योंकि बहुत से लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जी बस शुरू शुरू में शख्सियत बन जाती है, लेकिन उन्होंने बाद में इसको भी मद्देनज़र रखा जो उसने लेटर पीरियड भी बताया। मिडल एंड लेट अडल्टहुड are not longer viewed as irrelevant. अब उसने इसको irrelevant consider किया because of Erikson they are now considered active and significant time of personal growth, क्योंकि एरिक्सन जो है उसके मुताबिक भी यही था कि जी वो कोई एक्टिव रोल नहीं अदा कर रहा है या पर्सनल ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहा है। ये क्रिटिसाइज कुछ हुए थे इसके ऊपर। एरिक्सन थ्योरी हैज गुड फेस वैलिडिटी, अगर हम इसको बज़ाहिर शक्ल देखें तो हमें ये एक अच्छी वैलिडिटी यानी कि ट्रूथफुलनेस ऑफ दैट टेस्ट बता रही है कि जो थ्योरी है वो सही हकीकत को बयान कर रही है। मैनी पीपल फाइंड दैट दे कैन रिलेट टू दिस theories about various stages of life cycle through their own experience। बहुत से लोगों का ये मानना था कि जो इसने ये लाइफ साइकिल की स्टेजेस बताई हैं इसने अपनी ज़िंदगी के साथ रिलेट करके बताई है। However, Erikson is rather vague about the cause of the development. What kind of experience must people have to successfully resolve various psychosocial conflict and move from one stage to another? लेकिन उसने कहा कि बहुत सी तो वो जो रिक्शन था इसकी इस डेवलपमेंट की वजूहत बयान करने में जो है ना वो नाकाम हो गए हैं। फिर उसमें क्या था कि जी वो किस तरह का लोग जो है वो सक्सेसफुली किस तरह से वो रिजोल्व करते हैं कन्फ्लिक्ट्स को, और किस तरह से जो हर स्टेज का कन्फ्लिक्ट जब उसको रिजोल्व किया जाता है तो बंदा नेक्स्ट स्टेज में पहुंचता है। ये चीज़ें उसने एक्सप्लेन कि दिस थ्योरी डज नॉट हैव यूनिवर्सल मैकेनिज्म फॉर क्रिटिसाइज रेजोल्यूशन क्राइसिस रेजोल्यूशन। अब वो कह रहा है कि ये जो थ्योरी है ना वो कायनात का जो मैकेनिज्म है उसको नहीं एक्सप्लेन कर रहे कि वो किस तरीके से इसमें रोल अदा कर रहे हैं। एरिक्सन एक्नॉलेज हिज थ्योरी इज मोर डिस्क्रिप्टिव, कि इसकी जो थ्योरी है ना वो ज़्यादा वजाहत करती है। ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन सोशल, इंसान की माशरती और जज्बाती डेवलपमेंट की डेट डज नॉट एडिक्वेटली एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई दिस डेवलपमेंट अकर, और ये नहीं बयान करती कि कैसे और क्यों ये डेवलपमेंट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल रिक्सन डज नॉट एक्सप्लिसिट एक्सप्लेन हाउ द आउटकम ऑफ वन साइकोसोशल स्टेज इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी एट द लेटेस्ट स्टेज। अब जैसे कि रिक्सन इस चीज़ को नहीं बयान कर रहा कि साइकोसोशल
स्टेजेस का जो आउटकम आ रहा है वो आने वाली ज़िंदगी में कैसे असरअंदाज हो सकता है, इस चीज़ को उसने एक्सप्लेन नहीं किया। However, Erikson stressed his work was a tool to think with rather than a factual analysis। अब सोचने का एक जो इसमें तरीकाकार बताया ना, ये सोचने तक है। इसका कोई हम फैक्चुअल एनालिसिस नहीं कर सकते, कोई इसको डिजिट्स की सूरत में नहीं निकाल सकते। इट्स पर्पस देन is to provide framework within which development can be considered rather than testable theory। इसमें जो है फ्रेमवर्क ऐसा कोई इसमें बताया गया कि जी जिसको आप डेवलपमेंट को फ्रेम इट पर्पस देन इज टू प्रोवाइड फ्रेमवर्क। ये सिर्फ हमें एक फ्रेमवर्क बताती है कि डेवलपमेंट होती कैसे, ये नहीं बताती कि जी इस थ्योरी को टेस्ट कैसे किया जाए। वन ऑफ द स्टेट One of the strengths of Erikson theory is the ability to tie together important psychosocial development across the entire lifespan। इसकी एक जो खूबी थी एरिक्सन की थ्योरी की वो ये थी कि इसके अंदर ये सलाहियत है कि इसने साइकोसोशल जो डेवलपमेंट की अहमियत है ना उसको इकट्ठा रखा है लाइफ स्पैन के अंदर। आज स्पोर्ट फॉर एरिक्सन स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एग्जिस्ट। बहुत से साइकोलॉजिस्ट आए 1999 में, मैकडेम्स ने जो है इसकी स्टेजेस की सपोर्ट की। क्रिटिसाइज critics of his theory provide evidence suggest a lack of this discrete stages of personality development। That's all। ये खत्म हो गया हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कल को हम इसकी असेसमेंट पढ़ेंगे और असेसमेंट पढ़ने के बाद हम इसकी थ्योरी पढ़ लेंगे, ओह सॉरी थेरेपी पढ़ लेंगे। समझ आ गई है? इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन, एक मरतबा पहले सारा इसको ना पढ़े, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछो। सर इसकी भी तो वैसी स्टेजेस हैं जैसे फ्राइड की थी। और दूसरी बात ये कि मैंने आप लोगों से कहना था कि आप लोगों को मैंने असाइनमेंट के टॉपिक दिए थे, अगर आप लोगों को याद हो आप लोग अपने ग्रुप बना लें और नेक्स्ट वीक से हम असाइनमेंट भी 1 या 2 दिन प्रेजेंटेशन भी लेंगे। क्योंकि जहाँ तक मेरे सोर्सेज से मुझे पता चला है कि ये जो आपका ऑनलाइन सिस्टम है ये इंक्रीज़ कर दिया गया है 31 अगस्त तक। और इसमें अभी यानी कि लेक्चर जो हैं वो ये जो सेमेस्टर है वो सारे का सारा जो है ऑनलाइन ही होगा। इसमें प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट्स आप बनाएंगे और साथ उसके के जी पावर पॉइंट स्लाइड्स बना के आप लोग इसे शो करवाएंगे और एक बंदा जो है उसको प्रेजेंट करेगा। ग्रुप्स बने हुए हैं आप लोगों के? जी सर, कुछ बाकी सब्जेक्ट्स में तो बने हुए हैं। इसमें भी बना लें और उसके बाद जो है कोर्स आउटलाइन आप लोगों के पास है उसको आप चाहे तो ग्रुप नंबर 1 को पहला चैप्टर, ग्रुप नंबर 2 को दूसरा, इस तरीके से तरतीब दे के आप कर लें। अगर तो ग्रुप जो है वो ज़्यादा है, टॉपिक कम है, तो एक जो लेंथी चैप्टर है ना उसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर लें। असेसमेंट और थेरेपी एक ग्रुप कर लें, थ्योरी एक ग्रुप कर लें, अगर तो लेंथी है। अगर तो वैसे ही पूरे हो रहे हैं तो फिर मुकम्मल के मुकम्मल एक एक चैप्टर आप लोग आपस में डिवाइड कर लें। सर हमारे ये ग्रुप्स बने हुए नहीं थे मेरे ख्याल से सर, पहली 2 प्रेजेंटेशंस हो भी गई थी शायद। जी सर हो गई थी, किसी ग्रुप की प्रेजेंटेशन भी आपने ली थी। यस सर, हम लोगों के ग्रुप की प्रेजेंटेशन हुई थी। दूसरा ग्रुप सर मेरा था तो दूसरा ग्रुप मैंने दे दी थी प्रेजेंटेशन। इसी तरह शायद तीसरे की भी हो गई थी मे बी, मतलब पहले 2 की तो मुझे कंफर्म है हो गई थी सर। चले वो मैं चेक कर लूँगा, अगर तो मेरे पास वो पड़ी हुई असाइनमेंट। तो बाकी जो रहते हैं ग्रुप वो तो तैयार हैं, नेक्स्ट वीक में 2 ग्रुप जो है वो नेक्स्ट तैयार हैं। आपने किस पे सर प्रेजेंटेशन वो दी थी? असाइनमेंट्स तो सर मेरे पास हैं, आपने मुझे दे दी थी सब क्लास की एक ही जगह, मतलब कंपाइल करने के लिए इकट्ठी। जैसा कौन से यानी कि टॉपिक पे आपने प्रेजेंटेशन दी? पहले 2 चैप्टर की सर। कौन सा था? याद वो नहीं। सर अभी याद नहीं है, वो असाइनमेंट्स भी हॉस्टल पड़ी हैं सर। अच्छा, तो थर्ड वाला जो ग्रुप है ना वो उन्हें आपने लिखे ही होंगे ना, पिक तो ली थी ना हमने। और जी सर ढूंढते हैं कहीं से वो दोबारा सारी चीजें।
एक का आपने ली थी व्हाइट बोर्ड के ऊपर जब मैंने लिख के दिए थे टॉपिक, तो जो फर्दर ग्रुप है ना वो नेक्स्ट वीक में 2 ग्रुप जो है वो प्रिपेयर करें और फिर हम इसका फर्दर जो है वो ले लेंगे। ठीक हो गया सर। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक तो वो पूछ सकता है। और दूसरी बात ये कि जो बच्चे ये क्लास अटेंड नहीं कर रहे और अगर वो ग्रुप में हैं तो उन्हें कहें कि आपने उस दिन के लिए ज़रूर क्लास अरेंज करनी है, आपने प्रेजेंटेशन तो देनी है। अगर आप नहीं देंगे तो उसका तो नहीं है ना कि व्हाट्सएप पे सिर्फ आपने मैसेज कर दिया अटेंडेंस ला के, प्रेजेंटेशन तो देना पड़ेगी। तो ये उन्हें कह दें कि आप उस दिन के लिए बेशक 100-200 का बैलेंस करवा के पैकेज कर लें और उसमें आप ज़रूर ऑनलाइन जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन दें, उसके बाद बेशक गैप हो जाए। ठीक है, ओके ओके सर, ठीक है। तो ये सबको आपने मैसेज कन्वे कर देना है। ओके। और नेक्स्ट जो है ये ना हो कि एक ग्रुप के 3 लोग कहें कि सर हम आज प्रेजेंटेशन दे देते हैं, कल को बाकी 2 दे देंगे, इस तरह नहीं होगा। जिनकी प्रेजेंटेशन होगी वो मुकम्मल का मुकम्मल ग्रुप की होगी। अगर कोई बंदा इनमें से मिस हुआ तो पूरे का पूरा ग्रुप ही मिस होगा। सर डेली होंगी या कोई एक दिन होगा कि जिस प्रेजेंटेशन हुआ करेंगे? 1 या 2 दिन हम रख लेंगे, क्योंकि 2 दिन मेरा ख्याल 2 दिन रख लेंगे, क्योंकि ग्रुप को हम 2-3 वीक में ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि ये 31 अगस्त तक जा रहा है। जी सर, ऐसे ही सुना है मैंने भी कि सर 30 इस अगस्त तरह तक तो होगी। जो क्या कहते हैं बाकी ग्रुप के मेंबर है वो रिस्पॉन्स ही नहीं करते, ना असाइनमेंट बनाने में रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना किसी और चीज में, तो इस तरह उनकी वजह से हम लोगों के नंबर क्यों कट होंगे। वो तो आप ग्रुप बता बाकी देंगे जो ना सर, सब्जेक्ट सबके आप बाकी नंबर फिर सब्जेक्ट कट कर के भी देंगे। है तो आप वो मेरी बात सुने, आप अभी उन्हें इन्फॉर्म करें, उन्हें कहें कि वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करें। अगर वो सर कोऑर्डिनेट हमारी एक और किसी और सब्जेक्ट के असाइनमेंट बना रहे हैं तो वो कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे, तो फिर सर इस तरह तो कैसे। जो रिप्लाई नहीं करेगा उसके हम मार्क्स डिटेक्ट कर लेंगे। जी सर। ठीक हो गया। लेकिन आपका ये काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपने ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेशन करनी है। एक टीम वर्क देखे ना कि एक जो टीम का कैप्टन होता है वो पूरी टीम को लेके चलता है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन्हें गाइड करें, और उन्हें अगर वो फिर भी ना मानते फिर लास्ट में सोल्यूशन यही होगा कि टीचर को कोई स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक हो गया। ठीक है।